समझने जा रहे हैं कि अब आवाज़ नहीं है स्टूडेंट्स की, ठीक है। ये फेविकॉन इमेज कैसे लगा है। फेविकॉन इमेज किसे हम बोल रहे हैं, जहाँ पर मैं माउस ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है। इस तस्वीर, ये तस्वीर जब हम यहाँ पे लगाते हैं बेसिकली तो ये इमेज है, एक्चुअली ये इमेज है, लेकिन इस इमेज को जब हम इस हिस्से पर ले आते हैं तो ये फेविकॉन इमेज कहलाएगा। नॉर्मली ये इमेज बड़ा होगा। माउस 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 यहाँ पर माउस है, माउस, आप माउस को फॉलो करें। हाँ हाँ जी बिल्कुल। ये छोटी सी एक तस्वीर नजर आ रही है जो आइकॉन की शक्ल में नजर आ रही है। इस तस्वीर को हम बोलते हैं फेविकॉन इमेज। ये भी एसईओ का फैक्टर होता है, फेविकॉन, फेविकॉन FAVICON, ठीक है। ये भी ये कहलाता है फेविकॉन इमेज। जरा इसकी कोडिंग में जाएं, इसकी जरा प्रैक्टिस करते हैं जी। नीचे आए, मिल गया। लाइन नंबर 45 पे लिखा हुआ है फेविकॉन। ये फेविकॉन लगाने का तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है, मतलब ये टैग है। जैसे पहले टाइटल लिखने के लिए टैग टाइटल यूज किया था ना, इसी तरह जब हमने फेविकॉन इमेज लगाना होता है टाइटल बार में तो उसके लिए अब हम ये वाला टैग यूज करते हैं। कौन सा टैग है ये, लिंक का टैग है। मतलब ये टैग कौन सा है, लिंक का टैग है, ठीक है। लिंक रिलेशन, REL का मतलब है रिलेशन, REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन, ठीक है। रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन। शॉर्टकट आइकॉन में स्पेस है, ठीक है। पहले मैंने शॉर्टकट लिखा है, फिर स्पेस बार दिया है, फिर आइकॉन लिखा है। ये कोडिंग कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब है कोडिंग को एज इट इज करना है। एक और चीज याद रखिएगा, ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये वेबसाइट डिजाइन की बिल्कुल नहीं है, ये SEO की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। यानी ये वेब डेवलपर वाली इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये वो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मैंने एज ए SEO एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन गूगल को देनी है वो दे रहा हूँ। बाकी जो डेवलपर वाली इंफॉर्मेशन है उसे हमने डिस्कस नहीं करना। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। इसका मतलब क्या है कि भाई इमेज कहाँ है, ये तो बता दिया ना कि भाई एक लिंक बनाओ। लिंक के बाद क्या बताया, इसका रिलेशन क्या होगा। तो हमने कहा भाई इसका रिलेशन होगा शॉर्टकट आइकॉन, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि इमेज कहाँ है, भाई जोन सा इमेज लगा रहे हो वो इमेज कहाँ है। आपको तस्वीर नजर आ रही थी ना, यहाँ पर भी तो बताना पड़ेगा कि इमेज किस जगह पर है हमारा। तो हम अभी देखें यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं, इमेजेस का फोल्डर। बेसिकली जब हम अपनी वेबसाइट्स को अपलोड करेंगे तो पूरा एक प्रोजेक्ट अपलोड होगा, तस्वीरें होंगी, वो सारी की सारी तस्वीरें, चाहे वो लोगो है, चाहे वो फेविकॉन है, चाहे वो हमारी बॉडी के इमेजेस हैं, जो हमारी वेबसाइट पे इमेजेस जितने भी नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे किस जगह पर पड़े होंगे, इमेजेस के फोल्डर में। यानी सारे के सारे कहाँ पड़े होंगे, इमेजेस के फोल्डर में। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस एक कर रहे हैं ना, अभी हम प्योरली वेबसाइट की बात, अभी हम HTML की बात कर रहे हैं। सो मैंने इसको पूरे को कॉपी कर लिया यहाँ से, देखें, और इधर से मैं आगे वो और मैं लगाने लगा हूँ। काम करते हैं पहले जरा, आ गया। लेकिन ये HTML फाइल है तो वो जो प्रीवियस क्लास में किया था वो सब कुछ करना पड़ेगा ना हमें। सबसे पहले मैंने लगा लिया जी HTML और फिर एंड पर कर दिया एंड HTML, ठीक है। अब इसको हम स्लैश की बजाय ना, स्लैश को हम पढ़ लिया करें एंड, ठीक है। मैंने कहा स्लैश को हम पढ़ लिया करें एंड, एंड पढ़ लें, आगे जो भी टैग हो उसका नाम। अब इधर आते हैं, टाइटल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो चलो टाइटल भी लगा लेते हैं, एंड टाइटल, यही कह रहा हूं ना। अच्छा, अब अगर हम स्पेल मिस्टेक करेंगे तो भी एरर आएगा, हाँ। सो अगर एरर आ रहा हो तो सबसे पहले अपनी स्पेलिंग्स को चेक करना है। और ऐसे भी एरर आएगा, देखें अभी भी एरर है। क्या एरर है, स्पेस का एरर है, ठीक है। तो ये वाली गलतियां अगर आप करोगे तो ये वाली गलतियां आपने खुद से ही लोकेट कर लेनी है कि भैया आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो, हाँ। जोर से बोलें, हाँ जी। हेड लगाएंगे हम, बिल्कुल हेड भी मिस है बीच में, बोलो हेड भी लगा लो, ठीक है। यही कह
था हमने प्रीवियस क्लास में। यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर अब हम टाइटल दे देते हैं। क्या हुआ भाई? एहतशाम की जिम्मेदारियाँ कोई पूरी शुरू करने लगा, चला गया वो यार, कोई नया एहतशाम ना बने हैं। बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज आ गया, ये तो टाइटल हो गया जो प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। अब हमने आगे क्या लगा दिया इसके साथ, ये है फेविकॉन इमेज, ठीक है। और आपने देखा जो फेविकॉन इमेज है उसका नाम भी हमने फेविकॉन ही रखा हुआ है, और रिकमेंडेड है कि उसकी जो फाइल एक्सटेंशन हो वो पीएनजी हो। बेसिकली जो इमेजेस होते हैं, अब आपने एचटीएमएल से जरा अलग बात करनी है। इमेजेस जो है, इमेजेस के फॉर्मेट्स क्या हैं? जेपीजी, पीएनजी, जिप, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ बात करते हैं कि जेपीजी और पीएनजी। सो गूगल रिकमेंड करता है कि जो आपका फेविकॉन होगा वो आपने किस फॉर्मेट में बनाना है? पीएनजी में। सिंपल सी बात खत्म हो गई, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो हम इमेजेस का फोल्डर नहीं बना रहे, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ एक इमेज की प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ आपको। सो मैंने इसको रिमूव कर देता हूँ, क्या ख्याल है? अब मैं इस फाइल को सेव करूँ, ऐसे ही है ना, इस फाइल को रन करना है तो भाई सेव करना पड़ेगा। तो फाइल में आते हैं, कंपलसरी समझना, कंपलसरी समझना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि सम टाइम फिर वो दिखाएगा और सम टाइम मे भी वो, जैसे ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, जब वेबसाइट लाइव हुई होगी तो इमेज नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपने देखा था ना तस्वीर नजर आ रही थी आपको। तो आप समझ लो कि ये हमें जो इमेज यहाँ पर लगाना है उसे तो हमने पीएनजी करना है, बाकी की जितनी भी तस्वीरें हैं उनको चाहे पीएनजी करो चाहे जेपीजी करो, लेकिन जो फेविकॉन में लगाना है उसको पीएनजी ही करना है, ठीक है। पीएनजी का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क फाइल, लेकिन ये इमेज फॉर्मेट है, बस हमें इतना समझना, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, ये फाइल का फॉर्मेट है। जैसे मैंने तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फाइल बनती है वो डीओसी है, ठीक है ना। तो जो पीएनजी है वो क्या है, बेसिकली वो इमेज फॉर्मेट है। जो तस्वीरें होती हैं वो इस फॉर्मेट में होती हैं, जेपीजी में होती हैं। इसको सेव करने जा रहे थे, सेव एज। चलें जी, आप ही की क्लास में चले जाते हैं जहां पर हम लोगों ने, मेरा ख्याल है फोल्डर भी मैंने बनाया होगा जीएम कैंट में। जी ये आपका फोल्डर भी है, यहाँ पर ही हम एक नई फाइल बना लेते हैं। यहाँ से क्या करें, ऑल फाइल, चलो फेविकॉन डैश प्रैक्टिस, ठीक है, .html सही कर लिया हमने। पहली फाइल का नाम हमने फर्स्ट रखा था, इसका नाम हमने फेविकॉन रख लिया। सेव कर लें इसको भी। अच्छा, अब जरा एक चीज नोट करें, HTML फाइल तो बन गई है, रेफरेंस भी दे दिया, इमेज का दे दिया ना, लेकिन इमेज नहीं है कहीं हमारे पास अभी तक। देखिए उसमें इमेज है, यहाँ पर देखें इमेज है, नहीं है ना इमेज। अब मैं अगर इमेज को ये बता रहा हूँ इस फाइल के अंदर कि भाई ये वाला इमेज लगना चाहिए, तो इमेज की फाइल भी तो होनी चाहिए ना। इमेज की फाइल तो नहीं है, तो प्रैक्टिस करने के लिए हम कहीं से भी कोई इमेज ले लेते हैं, ठीक है। मैं नेट से ही ले लेता हूँ ताकि आपको नेट से भी इमेजेस लेने आए कि आपने कैसे लगाने हैं। अब लेकिन जब आपकी कोई वेबसाइट होगी, मिसाल के मैं किसी के एसईओ कर रहा हूँ, तो ये इमेज कौन सा होगा, ये उस कंपनी का लोगो होगा। जहां जहां ये लोगो लगा होगा वही वाला लोगो हमने ऊपर टॉप पे भी लगाया। इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास लोगो फाइल होगी तो मैं उसी को ही फेविकॉन बनाऊंगा कॉपी करके, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए जरा हम यूं करते हैं, नेट पर आते हैं, कंप्यूटर कॉलेज लिखा है, सो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं जी बेस्ट। देखिए इमेज को लेने का तरीका क्या है, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज पीएनजी लोगो, ये लिखा है मैंने लिखा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज पीएनजी लोगो। इसका क्या मतलब है कि भाई मुझे एक तस्वीर चाहिए, गूगल से मैं पिक्चर डाउनलोड करवाना चाह रहा हूँ, और मैंने साथ बता भी दिया कि भाई प्रायोरिटी पर मुझे जो पीएनजी के फॉर्मेट्स आने चाहिए। इधर आए, यहाँ से इमेजेस पर जाएं, नेट से ये इमेज डाउनलोड कर रहे हैं, यहाँ से जोन सी भी आपने इमेज लगानी है, चलो ये लगा लेते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, ये इमेज आ गया हमारे पास। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और सेव इमेज एज, ठीक है। एक ऑप्शन आ रही है सेव लिंक एज, लिंक नहीं कर रहे हम, इमेज ले रहे हैं।
चलो जी, ये कोई और क्लास में पढ़ा हुआ है, इसको हम जरा आपकी क्लास में ले आते हैं। इसको तो कॉपी भी कर सकते हैं। नहीं, कॉपी कैसे करेंगे बेटा? कॉपी तो किसी एडिटर में होगी ना। मैं कॉपी तो किसी एडिटर में होगी, एडिटर में तो इमेज नजर आएगा। हम लोग तो एडिटर तो कोई ग्राफिकल एडिटर तो यूज भी नहीं कर रहे, कि कर रहे हैं? ठीक है, यहां पे कॉपी करनी है हमने। नाम क्या रखना था? चलो, फॉर्मेट एक्सटेंशन क्या रखनी थी? पीएनजी। वो हमने नहीं रखनी, वो तो हम नेट से तस्वीर ले रहे हैं तो भाई हाई पीएनजी ढूंढी हमने, पीएनजी थी वो तो पीएनजी ही आई ना हमारे पास। चलो, बन गया। अब ये फाइल कंप्लीट हो गई है, अब इसमें कोई एरर नहीं है। क्यों एरर नहीं है? कि भाई ये वाली जो फाइल है ये भी मैंने ले आया हूँ ना, नेट से डाउनलोड करके उसी फोल्डर में रख ली जिस फोल्डर में HTML हमारी पड़ी हुई है। चलो जब इधर आ जाते हैं, जरा इस फाइल को चलाएं। अब किस फाइल को चलाना है? आप लोगों ने बताना है किस फाइल को प्ले करना है। और नहीं भाई, फेविकॉन प्रैक्टिस को, ठीक है? लग गया फेविकॉन? कहां पे लगा लगा? टाइटल बार के लेफ्ट पे आपको तस्वीर भी नजर आ रही है, छोटी सी है। इट इज कॉल्ड फेविकॉन। इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात, ठीक है? यानी ये हमने दो चीजें देख ली, ये दो चीजें एसईओ से रिलेटेड है, इसलिए हमने कहा भाई इन्हें हमने समझना है बस। टाइटल कैसे लगाना है सीख लिया, फेविकॉन कैसे लगाना है ये भी सीख लिया। फेविकॉन में तस्वीर कहां से आएगी? भाई जिस कंपनी की वेबसाइट बना रहे होंगे ना, उसने वेबसाइट दी होगी तो लोगो लगा होगा ना वेबसाइट पे, उसी फाइल को मैं फेविकॉन बना दूंगा। तो जब मैं उसको फेविकॉन वाले कोड में यूज करूंगा तो बेशक फाइल का साइज बड़ा होगा, वो ऑटोमेटिकली आइकन बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? उसमें हमने एट्रीब्यूट यूज किया था रिलेशन इक्वल टू शॉर्टकट आइकन, तो वो उस बड़े इमेज को आइकन के साइज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लो ये काम खत्म। अच्छा, अब जरा इधर आ जाते हैं और देखते हैं अगली कौन सी चीज है जिसे हम टारगेट करें। मैं क्या, अब देखते हैं अगली कौन सी चीज है जी। ये सेम फोल्डर में होंगी सारी फाइल, इमेजेस तो सारी एक में ही रखनी है हमने। और आपने फाइल और इमेज अभी मैंने इसलिए रखा ना क्योंकि हम पहली फाइल बना रहे हैं ना, ये ऐसे होगी। इनकी शक्ल मैं आपको दिखाता हूँ इन्हें कैसे होना चाहिए, जो कि मैं आगे जाकर इसको फिर दोबारा से चेंज करूंगा। हाँ, अभी फिलहाल क्योंकि हम पहली बेसिक फाइल बना रहे हैं इसलिए मैं बहुत सारे फोल्डर नहीं दिखा रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने HTML रखी है वहीं पर मैंने अगर जो हमारी मुकम्मल वेबसाइट बनी होगी ना वो ऐसे होगी। देखें, जो हमारी वेबसाइट बनी होगी वो ऐसी होगी। देखें, फोल्डर को देख लें, ये लिखा हुआ है ना पब्लिक HTML, स्क्रीन पे देखें, वो ऐसे होगी। देखें यहाँ पर आपको HTML फाइल्स नजर आ रही हैं और यहाँ पर आपको इमेजेस का फोल्डर भी नजर आ रहा होगा। इसे खोलकर देखें जरा, अब पता लग गया ना कि भाई जितने भी इमेजेस हैं सारे के सारे यहाँ पड़े। तो जब मैं वेबसाइट अपलोड करूंगा मैं इस साइज के साथ करूंगा, ठीक है? उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको उधर लेकर जाऊंगा। अभी पहले तो हमने सिर्फ यही देखा ना कि आपको HTML फाइल बनानी आ जाए और इमेज का यूज आ जाए, ठीक है? बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा? देखिए जब हम किसी की वेबसाइट, देखिए जब हम किसी की SEO करेंगे भाई तो हमें वेबसाइट देगा ना अपनी। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि तो बंदा के मेरी वेबसाइट की SEO कर दो, रोके भी वेबसाइट मैंने भी 2 महीनों के बाद बनवानी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। वेबसाइट की SEO कर रहे हैं ना, वेबसाइट होगी तो SEO होगी, अगर वेबसाइट ही नहीं है तो SEO किस चीज की होगी? भाई वो ये कह रहा है ना आपको कि मेरी वेबसाइट है मगर नजर नहीं आती गूगल में, तो हम उसे कहेंगे हाँ भाई आपकी वेबसाइट अगर बनी और नजर नहीं आ रही है इसका मतलब है उसकी रैंकिंग नहीं। क्या पूछेंगे आपसे? नोटपैड अभी नहीं किया मैंने, करना है अभी सिंपल यूज कर रहा हूँ। मैं क्या अभी सिंपल वाला यूज कर रहा हूँ, क्लास के एंड पे मैं यूज करवाऊंगा आपको वो, ठीक है? चलें जी, आ जाएं आगे। अब आगे क्या करने लगे हैं अब हम? अच्छा, लिंक कैसे किया? ये देखें स्क्रीन पे आए, जो मैंने इमेज को इसके साथ लिंक कैसे किया है कि वो ऊपर नजर आ गया, ये कह रहे हो? वो हमने लिंक ऐसे किया है कि ये हमने जो लाइन लिखी है ना, ये जो कोड लिखा है, ये कोड ये बता रहा है किस पोर्शन पे हमें, हेड पर है। हेड के पोर्शन में जब आप लिंक लगाओगे तो वो टाइटल बार के लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक हो गया?
और कैसा आएगा भाई, छोटा लाना है तो हमने क्या कहा, उसको क्या कर दिया, उसको शॉर्टकट आइकन कर दिया तो वो छोटा भी हो गया। सिंपल है, ये फाइल एडिट हो सकती है जो भी हमने फेविकॉन जी जी बिल्कुल एडिट हो सकती है, लेकिन अगर आपकी ऑनरशिप होगी तो एडिट हो सकती है। इसी की तो नहीं हो सकती ना, अपनी करेंगे ना। अभी जैसे कि हमने फाइल जो सेव की है इसको एडिट कैसे करें? एडिट तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एडिटिंग की खिलाफ क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप, मैं actually कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये फाइल हमने सेव की, इसको रन कर दिया और इन एनी केसेस में अगर कुछ ऐड करते हैं इस फाइल में, इस फाइल में, एग्जिस्टिंग जो फाइल अभी इस फाइल में ना जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ, हाँ करें जो करना, क्या करना चाह रहे हैं बताएं, वो कर देते हैं। जितनी तो आप मर्जी चेंजेस करें, अब आपकी है ना फाइल, तो आपकी है, क्या चेंज करना चाह रहे हैं मुझे सब ये बताएं, क्या चेंज करना चाहते हैं? सब कुछ भी अगर इसमें हाँ किधर है स्लिप, स्लिप के ऊपर यहाँ पर अपना नाम लिख दो, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के मुझे दे दो जी। ये आप क्या पूछना क्या चाह रहे हैं, मुझे भी नहीं समझ में आ रही। एडिट का मतलब अभी मैं जो कर रहा हूँ इट इज कॉल्ड एडिटिंग, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ एडिटिंग ही है। आपको इस फोल्डर में हमने सेव कर दी फाइल, इसके बाद अगर हमने चेंजेस करनी है दोबारा फिर किस तरह एडिट करेंगे? ऐसे ही करेंगे भाई। सर ये अभी नोटपैड खुला हुआ है ऐसे ही, आपका मतलब दोबारा ये बोले, अब आप ये कह रहे हैं कि सर इसे बंद कर दें, इसे बंद, हाँ ये सवाल था। तो जी अब हमने इसे बंद कर दिया, ठीक है। अब हम उस फाइल में हाँ अब हम देखते हैं अब इसे कैसे खोलना है, बिल्कुल ठीक है ना, क्लियर होगी ना बात, क्या है फाइल कैसे दोबारा ओपन हो जी, बिल्कुल फाइल जैसे हम वर्ड की फाइल दोबारा खोल लेते हैं, जैसे हम वो एक्सेल रन नहीं हो जाएगी, हाँ वो रन नहीं होगी। बिल्कुल ठीक सवाल है आपका, बिल्कुल ठीक सवाल है आपका कि वो रन नहीं हो जाएगी। इस तरह करते हैं, इसको खोल लेते हैं, जी ये आ गई मेरे पास ऑप्शन। अब जो हमारे पास ये फाइल है इसमें दो मोड में खुलना है। पहला मोड क्या है, गूगल क्रोम, तो जब गूगल क्रोम में खुलेगी तो ये वेबसाइट की तरह खुलेगी, ये जैसे वेबसाइट चल रही है। अब हम इनके मुताबिक एडिट करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं इसमें चेंज करना चाहते हैं, भाई इसके अंदर जो फेविकॉल लगाया था वो चेंज करना है, इमेज ही चेंज कर देना है, इमेज का फाइल में चेंज करना है, या कोई और चेंजेस करनी है, या एसईओ करना है, भाई बार-बार खोलनी पड़ेगी ना एसईओ करने के लिए तो फाइल। तो अब मुझे इसको चेंजेस करनी है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे करता हूँ राइट क्लिक कर दिया। मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस है, मैं क्या मेरे पास है तो इसमें करूंगा। अभी तक हम कह रहे हैं नहीं है नोटपैड प्लस प्लस, तो अभी मैं किसमें करूंगा, अभी मैं करूंगा नोटपैड में। ओपन विद में आए जरा, अब नीचे एक और ऑप्शन आ गया, वो कौन सा ऑप्शन है, ओपन विद, ठीक है ना। ओपन विद का मतलब क्या होता है कि जब किसी एक एप्लीकेशन को खोलने की मल्टीपल ऑप्शन आपके पास होती हैं तो वो ओपन विद में आ जाती है। एक ऑप्शन ऊपर ही आ रही थी मेल पर, तो अभी फिलहाल मैं नोटपैड में नहीं कर रहा हूँ। यदि आप घर जाके जब शुरू करोगे तो नोटपैड में करेंगे, एंड पे भी हम दूसरी एग्जांपल करेंगे तो नोटपैड में करेंगे, ठीक है, प्लस प्लस में करेंगे। अब मैं क्या चूज करूंगा यहाँ से, फिलहाल क्या चूज करेंगे, प्लस। चलो जी वापस आ गए उसी में। अब जैसे मैंने उसको ओपन विद कहा तो वो इसमें ले आया मुझे, लेकिन अगर मैं उसे डबल क्लिक करता तो वो गूगल क्रोम पर चलता, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको अब नोटपैड प्लस में ले जाते हैं। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, चलो आ गया। सबसे पहले तो ये देखेंगे यहां पर काफी चीजें डिफरेंशिएट हो रही हैं कलर्स के साथ। जो आपका एट्रीब्यूट है वो किस कलर में नजर आ रहा है आपको, रेड कलर में, और जो आपका एट्रीब्यूट का एक्सप्रेशन है वो डार्क ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, ऐसे ही है, ठीक है। जो आपका एट्रीब्यूट है ये है ना, एट्रीब्यूट आरईएल, ये प्रीवियस था ना कि किसी भी टैग के अंदर जो ऑप्शंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, किसी भी टैग की ऑप्शंस को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो इस लिंक की ऑप्शन क्या है, आरईएल, दूसरी ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो किस कलर में आ रही है, हमारे पास रेड कलर में आ रही है, यानी कि नोटपैड प्लस प्लस एट्रीब्यूट्स को अलग से आइडेंटिफाई करवा देगा आपको। ये सब क्या कहलाते हैं, टैग एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं कि टैग के एट्रीब्यूट्स हैं, यानी जनरली हम कहते हैं ऑप्शंस, लेकिन यहां पर हम एसईओ में कर रहे हैं, कोडिंग जब कर रहे हैं तो इसकी जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं वो एट्रीब्यूट, निशान जैसे होता है, जैसे कोई निशान होता है, लेकिन इसको यहां पर हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। अच्छा अब हम जरा बात करते हैं आगे, और हम ये कह रहे हैं कि भाई ये थोड़ी सी हमने गलती की थी जिसको उसने माइंड भी नहीं किया, तो असल में ऐसे करना था हमने, है ना, ऐसे करना था ना। अच्छा अब हेड यहाँ पे खत्म हो गया,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से शुरू क्या हुआ, बॉडी शुरू होगी। अब हम बॉडी में आ गए और एंड बॉडी। ओके, अब ये बॉडी का ब्लॉक है, इसका मतलब है एक्चुअली ये मेरी वेबसाइट है, जो विजिटर्स को मेरी नजर आने वाली वेबसाइट है वो कहां पर है, वो बॉडी में है। जो एक्चुअल मेरी वेबसाइट ये वाली है। अब जरा वेबसाइट पे आते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि हमें वेबसाइट में से क्या समझना है। ये स्लाइडर है, इसको भी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, पहले हम यहां से बात शुरू करेंगे। यहां से ये क्या है हमारे पास, हेडिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम यूज करते हैं तो उसमें भी हेडिंग स्टाइल होते हैं हमारे पास। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो स्टाइल का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करो तो नीचे आ जाएगा, एक फॉन्ट होता है और एक हेडिंग स्टाइल होता है। फॉन्ट रहता है, हेडिंग स्टाइल रहता है, ठीक है। हेडिंग स्टाइल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हेडिंग स्टाइल। वही वाले 6 हेडिंग स्टाइल्स यहां पर भी मौजूद है। इधर आ जाते हैं। सो मैंने आपको बता दिया 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। अब गूगल हमें क्या कहता है, अब हम जरा एसईओ के हवाले से भी कॉन्टेक्स्ट में भी बात करते हैं कि गूगल हेडिंग स्टाइल के मतलब क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है कि भाई हेडिंग स्टाइल पे काम करो, और हमें सबसे ज्यादा फोकस हेडिंग स्टाइल पे क्यों करना चाहिए। हेडिंग स्टाइल जो है एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को, कि भाई आपकी वेबसाइट स्ट्रक्चरल फॉर्म में है। स्ट्रक्चरल फॉर्म है क्या, जैसे मैं कोई बुक रीड करता हूँ तो सबसे ऊपर क्या होता है, टॉपिक, मेन टॉपिक, फिर उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद उसका एक सब टॉपिक आ जाता है, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर हो सकता है कि मेन टॉपिक का एक और सब टॉपिक आ जाए। ऐसी है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेन टॉपिक है ये, देखिए मेन टॉपिक क्या है भाई, ये है मेन टॉपिक। क्या है, डिजिटल मार्केटिंग मेन टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि इसके अंदर एक टॉपिक है ए, और ए को मैं कर दिया, सपोज कर लेते हैं एसईओ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि भाई इसके अंदर एक और टॉपिक है कोडिंग। उसके बाद इसके अंदर एक और टॉपिक है, अब आपको समझ आ रही है नंबरिंग से, मैं आपको नंबरिंग से समझ आ रही है ना कि मैं किस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एसईओ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसे ही है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ बात खत्म हुई और फिर यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर आया मैं बी कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर आकर मैंने एसईओ लिख दिया ना, इसके बाद मैंने लिख दिया गूगल एड्स फॉर एग्जांपल। बताना ये चाह रहा हूँ कि ये मैं डिजिटल मार्केटिंग के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आपको भी नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जब हम कोई बुक रीड कर रहे होते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं ना बुक्स को, और हमें ऑटोमेटिकली इन नंबर से खुद ही पता लग जाता है कि इनमें से कौन सा टॉपिक मेन है और कौन सा टॉपिक सब टॉपिक। ये किसी को एजुकेट नहीं करना पड़ता। ऐसे तो नहीं है ना कि बच्चों को पहले पढ़ाया जाता है कि भाई ये किताब रीड करने का ये तरीका है, बल्कि ये एक स्टैंडर्ड है जो कि स्टार्ट में जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें खुद ही स्ट्रक्चर की समझ में आ जाती है कि भाई स्ट्रक्चर ही है। सेम इसी तरह गूगल कहता है कि भाई इसी स्ट्रक्चर से आपने अपनी वेबसाइट बनानी है। अब किस स्ट्रक्चर से बनानी है, तो भाई आप जिसको कह रहे हो ना आपका मेन टॉपिक है, तो उसको आपने हेडिंग लगा लेनी है, उसके बाद एक पैराग्राफ लिखना है, फिर जब उसका एक सब टॉपिक शुरू होगा फिर आपने उसको एक और हेडिंग लगा लेनी है। तो अब उसे पता कैसे लगेगा कि ये वाली हेडिंग मेन है और ये वाली हेडिंग सब है, इसकी नंबरिंग से। कि टोटल हमारे पास कितनी है मैंने बताई है आपको, 6 है। फिलहाल मैं सिंपली यहाँ पर उनको एक्सप्लोर करने लगा और यहाँ आकर मैंने लिख दिया जी H1, वो देखें नीचे 6 आ रही है। अब इसका फायदा भी हो गया आपको, मैं जैसे ही टैग लगाता हूँ मुझे शो भी कर देता है टैग, नोट पैड में तो नहीं शो कर रहा था ना, यहाँ पर वो मैं टैग दिखा भी रहा, मैं जो टैग लिखूंगा ना वो डिटेल में यहाँ पर आ जाएगा खुद। यहाँ आकर मैंने लिखा H1 और टैब प्रेस कर दिया और इसको कर दिया बंद, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने हेडिंग स्टाइल, बात खत्म हो गई। इसे हमने क्लोज कर दिया। एक एग्जांपल करते हैं, टोटल कितनी थी हमारे पास, 6 थी, 2 हो गई, 3 4 5 और 6, इसको मैं 6 कर दूं,
आखिरी वाली कौन सी होगी? 6 हो गई। इसे मैं क्या कर दूं? 5 कर देता हूं। इसे मैं क्या कर देता हूं? 4। ये ताकि आप प्रैक्टिस कर लेना सारी, आपको पता लग जाएगा ये हेडिंग स्टाइल्स हैं कौन से। और फिर ये 3 हो गई। पूरे हो गए। ये है टोटल HTML के अंदर हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स। और जब तक मैं अभी तक आपको पढ़ा रहा हूँ तो इससे आपको फील ऐसे ही हो रहा होगा कि जैसे ये हेडिंग 1 है तो ये जरा बड़ी हेडिंग होगी, और जो हेडिंग 6 है ये छोटी हेडिंग होगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिल्कुल ऐसे ही है कि H1 सबसे बड़ी होती है और H1 सबसे छोटी होती है। तो अगर मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ, सेव कर लें, ये सेव का बटन यहाँ पर ये बना हुआ है, यहाँ पर मैंने माउस रखा हुआ है, सबको दिख रहा है ना माउस, ये आइकॉन्स आ रहे हैं, यहाँ से सेव कर लें। अच्छा जी, क्या कह रहे हो आप? वो भी सही है, वो हमने ऊपर लिखा हुआ था। अच्छा वो हाँ, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सबको इकट्ठा भी लिख सकता हूँ, ठीक है? हाँ बिल्कुल, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको अगर हम यूँ अलग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ज़रा, ठीक है? चलो जी, अब ये फाइल का क्या नाम है हमारा? वही फेविकॉन वाली फाइल है। अब इसी को एग्जीक्यूट करते हैं। ये वाली फाइल है, डबल क्लिक करें जी, क्या फर्क आया पता लगे? इस लेक्चर में हमने सिर्फ ये समझा है कि जो हेडिंग स्टाइल्स हैं ये क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं और कैसे चलती हैं, ठीक है? अभी तक की जो प्रैक्टिस है वो क्या शो कर रही है हमें? अभी तक की प्रैक्टिस हमें ये शो कर रही है कि शायद ये कोई फॉर्मेटिंग पॉइंट है जिसको मैं यूज करना चाह रहा हूँ। ऐसी है ना, दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि ऊपर वाली सबसे बड़ी है तो नीचे वाली सबसे छोटी है, तो शायद मैं फॉर्मेटिंग करने के लिए इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। नो, मैं इसे फॉर्मेटिंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं इसे क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैं इसे इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि गूगल मुझे ये कह रहा था कि अगर आप हेडिंग लगाओगे तो मुझे समझ आ जाएगी कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है। यानी अगर आपने H1 से बात शुरू की तो मुझे पता लग जाएगा ये आपका मेन पॉइंट है। जब आप H1 के बाद H2 लिखोगे ना तो मैं उसको H1 के कॉन्टेक्स्ट में रीड करूंगा कि ये H1 का सब टॉपिक है। समझ में आई बात की? यानी यहाँ पर दिखने में ये बेशक फॉर्मेटिंग यहाँ तक आपको नजर आ रही है, मगर एक्चुअली हम लोग SEO के हवाले से इसे फॉर्मेटिंग के तौर पर डील बिल्कुल नहीं कर रहे, बल्कि हम इसे एक स्ट्रक्चर के तौर पर कर रहे हैं। और जब अगर हमें एनालिसिस जब हम करेंगे, वेबसाइट ऑडिट करेंगे और वो ये कहेगा ना कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले वो ये कहेगा कि भाई यहाँ तो आपने हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल नहीं किए, यहाँ गलत किए, ठीक है? करेक्ट यूज़ क्या है? करेक्ट यूज़ ये है कि आपका जो मेन टॉपिक शुरू होगा वो बड़ी हेडिंग से शुरू होगा और जब नीचे की तरफ को आएंगे तो हेडिंग छोटी होती जाएगी। सो इट इज़ द यूज। अब अगर फॉर एग्जांपल आप देखो कि ये वाली हेडिंग स्टाइल सबसे बड़ी है और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये भी हेडिंग 1 है, अब इसकी शक्ल देखें और उसकी शक्ल देखें, आप यकीन कर लेंगे मेरी बात पे कि नहीं करेंगे? कर लेंगे ना करें यार, मैं कह रहा हूँ आप क्यों ना करें? इसलिए कि भाई इसकी शक्ल चेंज है। मैंने कहा इसकी शक्ल चेंज है और उसकी शक्ल चेंज है। सो पहले हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि ये क्या फिर बात है। जब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर H1 किसी और तरह नजर आ रहा है, यहाँ पर H1 किसी और तरह नजर आ रहा है। सो सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो गई। यहाँ से एक चीज तो ये पता लग गई कि H1 लगाने के बाद भी कोई फॉर्मेट मैटर नहीं कर रहा। अच्छा, किया क्या हुआ फिर हमने? एक्चुअली हमने ये किया हुआ है कि फॉर्मेटिंग करने के लिए तो हमने ये टैग यूज किया ही नहीं है। फॉर्मेटिंग करने के लिए वेब डेवलपर ने कोई और साइंस यूज किया। कौन सी साइंस यूज किया है? उसे हम बोलते हैं स्टाइल शीट। स्टाइल शीट जो है वो है एडवांस फॉर्मेटिंग। सिंपल फॉर्मेटिंग क्या है? HTML। एडवांस फॉर्मेटिंग क्या है? स्टाइल शीट। स्टाइल शीट इज अ कोडिंग, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है इसका हमारी SEO से, ठीक है? यानी कि हमने इसे कुछ नहीं लगाना। मैंने कहा हमने स्टाइल शीट से कुछ लेना देना नहीं है। ये कैसा डिजाइन बन गया भाई, ठीक है, अच्छा लग रहा है हमें। अगर क्लाइंट कहेगा भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो वो वेब डेवलपर को कहेगा भाई ये डिजाइन चेंज करो। लेकिन उसने जो स्टाइल शीट का कोड यूज किया होगा, मैंने उसके अंदर जाके कौन सा कोड यूज किया हुआ है? H1 का। बस मैंने H1 यूज करना है इसके अंदर, वो स्टाइल शीट को जो मर्जी कर ले। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा मेन टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है,
ये मेरा मेन कीवर्ड है, सबको पता लग रहा है ये मेरा मेन कीवर्ड है, ऊपर भी था यहाँ भी आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो मेन कीवर्ड है उसको मैंने H1 लगाना है। मैंने जो अपना पॉइंट शुरू करनी है, बात शुरू करनी है, मैंने H1 से बात शुरू करनी है। इसके बाद अगर मैं इसको सब डिफाइन करना चाहूंगा तो नीचे आऊंगा तो ये देखें एक और हेडिंग स्टाइल है नीचे, ये डिफरेंट हेडिंग स्टाइल होगा। इसकी फॉर्मेटिंग पे नहीं जाना कि छोटा नजर आ रहा है कि बड़ा नजर आ रहा है, मुझे एक्चुअली H1 के बाद कौन सा यूज करना है, H2। एक ही हेडिंग स्टाइल हम 1 2 3 दफा तो इस्तेमाल कर लें, मगर बहुत ज्यादा दफा रिपीट नहीं करना। स्ट्रक्चरल फॉर्म में डाटा देना है, क्योंकि जब मैं एक ही हेडिंग को रिपीट करूंगा तो गूगल को स्ट्रक्चर का नहीं पता लगेगा, फिर तो गूगल हर किसी पॉइंट को मेन पॉइंट ही समझना शुरू हो जाएगा। सो इट इज द यूज ऑफ हेडिंग स्टाइल्स। हेडिंग स्टाइल का यूज फॉर्मेटिंग नहीं है। अगर किसी ने अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना है तो वो डेवलपर को कहेगा कि भाई इसको जरा स्टाइलिश सा बना दो, तो वो क्या यूज करेगा, वो स्टाइल शीट यूज करेगा। वो स्टाइल शीट यूज करते हुए सारा काम करेगा। हम क्या करेंगे, जब हमारे पास वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी तो हम देखेंगे कि भाई क्या इस वेबसाइट में हेडिंग स्टाइल्स हैं कि नहीं है, ये भी एसईओ ऑडिट में हम करेंगे। अगर नहीं होंगे तो हम यूज करवाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहूं कि भाई ये टेक्स्ट तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने इसका एसईओ ऑडिट किया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर H1 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उससे पूछे बगैर खुद ही जाकर उस जहाँ पर ये लिखा हुआ है ना उसको इनकोड कर दूंगा किसके अंदर, H1 के अंदर। बात खत्म हो गई। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, जरा स्क्रीन पर देखें। क्लाइंट की वेबसाइट मेरे पास आई, जहां पर लिखा हुआ है ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, यहां पर कुछ और लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, यहां पर लिखा हुआ था वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग। अब मैंने लगाया क्या इसके ऊपर, H1। H1 क्यों लगाया, गूगल कह रहा था कि भाई आपकी जो हेडिंग है उसको H1 लगाओ और हेडिंग में कीवर्ड इस्तेमाल करो। दो बातें कह रहा है, मैं क्या दो बातें कह रहा है, कीवर्ड इस्तेमाल करने को भी कह रहा है और H1 लगाने को भी कह रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल H1 लगा लिया मैंने, लेकिन लिखा हुआ क्या आ रहा है, वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग। आपको लगता है ये वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग किसी भी तरह से कीवर्ड हो सकता है? आमतौर पर जो लोग वेबसाइट डिजाइन करवाते हैं तो ज्यादातर जिन्होंने एसईओ नहीं कराई होती, उनका जो मेन वेबसाइट का स्टार्टअप होता है वो ऐसे ही होता है, वेलकम और उसके आगे कंपनी का नाम लिखा होता है। अब आपको पता लग गया कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें जहां से हम अपनी वेबसाइट का स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर एक तो हेडिंग स्टाइल होना चाहिए और दूसरी बात क्या होना चाहिए, हमारा मेन कीवर्ड होना चाहिए। कीवर्ड के ऊपर काम हमने करना है जब हमने एडिट कंप्लीट करना है। फिर हमारा टॉपिक होगा कीवर्ड रिसर्च, जो एसईओ का पहला टॉपिक होगा। लेकिन उससे पहले हम जब तक वेबसाइट को मैनिपुलेट नहीं करेंगे उस वक्त तक हम एसईओ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। सो हम पहले वेबसाइट को मैनिपुलेट करना सीख रहे हैं। जी, समझ में आ गई बात यहाँ तक? हेडिंग स्टाइल की भी समझ में आ गई? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस पूरी वेबसाइट में जहां जहां हेडिंग स्टाइल्स हैं अब हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे जाकर करेंगे जब मैं कोडिंग के बाद आपको एडिटिंग सिखाऊंगा ना। एडिटिंग में क्या करना है, हमने इस वेबसाइट को जैसे मैं अपना फेविकॉल लगाया, फिर हम सारी की सारी वेबसाइट ही अपनी बना लेंगे, सब कुछ चेंज कर देंगे, इसका कंटेंट भी चेंज कर देंगे, इसकी तस्वीरें भी चेंज कर देंगे। तो जब ये सारा चेंज करेंगे तो क्या होगा, नई वेबसाइट बन जाएगी, किसी नई ब्रांड की, किसी नई प्रोडक्ट की। इसी तरह जब आप सब लोगों को मैं एक वेबसाइट दूंगा तो सब लोग इससे अपनी अपनी वेबसाइट बनाएंगे। वो वाला लेक्चर भी मैं क्लासरूम में दूंगा कि आपने इसे अपनी वेबसाइट करना कैसे, लेकिन उससे पहले हम कोडिंग को अंडरस्टैंड करें। तो अब हमने 3 तरह के टैग्स को अंडरस्टैंड कर लिया, टाइटल, फिर टाइटल नहीं, सीक्वेंस में है ना, टाइटल, फेविकॉल के बाद तीसरे नंबर पर हेडिंग्स है। वो स्ट्रक्चर को जरा छोड़ देते हैं, स्ट्रक्चर तो बनाना ही था ना बीच में, HTML टैग, हेड, बॉडी के तो बनाना ही था। एक्चुअली हमने कितने टैग देखे जो एसईओ से का खास तौर पर एसईओ के काम के थे, टाइटल, फेविकॉल और हेडिंग। फेविकॉल के लिए टैग कौन सा था, लिंक का टैग था, बिल्कुल ठीक है। अब समझ में आ गई बात की। अब आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या समझना है। अगला टैग है जो हमें समझना है वो है, बार बार इस वेबसाइट पे हमें तस्वीरें नजर आ रही हैं, आ रही है, बार बार हमें इस वेबसाइट पे तस्वीरें नजर आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस तस्वीर को समझ जाऊं कि ये कैसे आ रही है या इसका टैग कौन सा है, इसका मतलब इमेज की एसईओ भी मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। ऐसे ही है ना,
इमेज की एसईओ भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। अब हम जरा आगे देख लेते हैं इमेज की एसईओ। इमेज लगा लें अब। चलो जी, जहां पर लिखा था ना हेडिंग स्टाइल, इसको कर लो। हेडिंग स्टाइल की बात की बजाय कर लो उसी साइंस पे बात करते हैं ना जिस साइंस पे हम फॉलो कर रहे हैं। साइंस क्या थी हमारी कि भाई हमारा ये कीवर्ड है फॉर एग्जांपल, इसी कीवर्ड को हमने टाइटल में भी यूज़ किया, तो अब इसी कीवर्ड को मैं हेडिंग स्टाइल में भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ आया और इस जगह पर आकर अब मैं लगा लगा एक तस्वीर। सिर्फ तस्वीर मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि हमें तस्वीर की कोडिंग समझ में आ जाए, और जब हमें कोडिंग समझ में आएगी तो हमें तस्वीर की एसईओ समझ में आएगी। जैसे हमें H1 हेडिंग की कोडिंग समझ में आई, तो एक्चुअली हमें क्या समझ में आया, हेडिंग की एसईओ समझ में। हेडिंग को हमें एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूज करना समझ में आया कि नहीं आया। लिखा था कि हेडिंग का रोल क्या है, हेडिंग गूगल को बता रहा है आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसलिए हम हेडिंग यूज करें। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें इमेज को समझना है, तो इमेज के लिए जो हमारे पास टैग है वो कौन सा है, PNG इमेज फॉर्मेट है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ना DOC, मेरे ख्याल से सबको पता होगा क्या है, डॉक्यूमेंट नहीं, DOC क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फॉर्मेट है। अगर मैं आपसे कहूं कि XLS क्या है, तो एक्सेल की फाइल का फॉर्मेट है। सो PNG क्या है, ग्राफिक फाइल का फॉर्मेट है। ठीक है, PNG ग्राफिक फाइल का फॉर्मेट है, और IMG का मतलब है इमेज, यानी ये टैग क्या है, इमेज लगाने का टैग है। अगर आपको तस्वीर लगानी है तो आप उसे कह रहे हो कि भाई इमेज लगाना है, सो इमेज का IMG का टैग लगाया। उसके बाद इसका ये क्या है, क्या है ये एट्रीब्यूट, यानी कौन सा एट्रीब्यूट है, SRC। SRC का क्या मतलब है, सोर्स। SRC का क्या मतलब है, सोर्स। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इमेज लगाओ। तो इमेज के बाद वो पूछा है भाई इमेज कहाँ है, जैसे पहले href में इमेज बताया था ना लिंक पे। तो इमेज के अंदर IMG के अंदर इमेज कैसे बताएंगे, SRC में। लिंक में हमने इमेज कैसे बताया था, href में। ठीक है ना, ऐसे ही बताया था ना। ये देखें, यहां पर हम कैसे इमेज बता रहे हैं, href से। IMG के अंदर हम इमेज कैसे बताएंगे, SRC के साथ। तो भाई इमेज तो हमारे पास पहले भी मौजूद है, प्रैक्टिस की जा सकती है ना, तो हम इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं इसी को कॉपी कर दूं, Ctrl+C Ctrl+V, लग गया। ये हम लगा कर रहे हैं, वो बात हमें हेडिंग लिख की बात खत्म होगी, कोई बात है नहीं, वो तो हेडिंग तो खत्म होगी ना हमारी। अब तो हम तस्वीरें लगा रहे हैं, जब एक बात खत्म होगी तो उसे क्लोज कर देना। नया टैग शुरू किया, ठीक है। अच्छा, अब हमने लगा ली इमेज, मैं क्या हमने इमेज लगा दी, इतना अगर मैं करूंगा तो तस्वीर आ जाएगी। जरा देखें, अभी इन्होंने जो बात की ना कि भाई हर बात को क्लोज करना है, तो इसकी भी हमारे पास दो ऑप्शन हैं। सारे के सारे टैग्स ऐसे नहीं है कि क्लोज करने हैं, कुछ टैग्स ऐसे हैं जिन्हें क्लोज करना है, कुछ टैग ऐसे हैं जिन्हें हम क्लोज नहीं भी करेंगे तो कोई भी सेल पे असर नहीं पड़ेगा। और IMG का टैग वही वाला टैग है, यानी अब मैं इसको क्लोज नहीं कर रहा, बल्कि ये टैग क्या करता है, इसको मैं जब भी इस्तेमाल करूंगा, इसमें जब भी मैं कोई एक इमेज दूंगा, इसने उस इमेज को दिखाना है बस, और इसका काम खत्म, डेड हो जाएगा ये यहाँ पे आकर। लेकिन H1 डेड कहां पर होगा, यहां पर एंड H1 करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि टैग्स की आगे से टाइप्स आ गई, कि कुछ टैग्स ऑटो क्लोज हो रहे हैं और कुछ टैग्स मैनुअल क्लोज हो रहे हैं, यानी कि मुझे क्लोज करने पड़ रहे हैं। H1 को मुझे क्लोज करना पड़ा, लेकिन IMG क्लोज नहीं करना पड़ा, ऑटो क्लोज है। सो ऐसे टैग्स जिन्हें हमें क्लोज करना पड़ता है उन्हें हम बोलते हैं पेयर टैग्स। नाम से पता लगे पेयर बना हुआ है ना,
स्टार्ट भी करना है, एंड भी करना है, पेयर बनाना है। यानी हमने ये पेयर टैग्स में कौन सा पेयर टैग है आप खुद बताएं। अभी तक अगर मैं कहूँ H1 पेयर है कि IMG पेयर है, H1, क्योंकि H1 को मैंने स्टार्ट भी किया, H1 को मैंने क्लोज भी किया, सो ये क्या हुआ, पेयर टैग हुआ। IMG में क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ IMG को हमने इस्तेमाल किया तो इस्तेमाल करने के फौरन बाद ये डेड हो गया, लेकिन मैंने H1 को क्लोज नहीं किया और उसके बाद मैंने इतना सारा लिखा, वो सारे का सारे क्या बन जाएगा H1, वो सारा ही H1 बन जाएगा। IMG got इमेज नहीं, हम टॉक अबाउट H1 और स्लैश जिसे कंप्लीट करते हैं, दैट इज हाँ, इसको अगर हमने कंप्लीट करना है तो इसको भी उसी तरह कर दो। इस कॉर्ड अगर ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो। जी मैंने कहा एक को हम बोलते हैं पेयर टैग और एक को हम बोलते हैं नॉन पेयर टैग, यानी कि ये पेयर नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ऐसा कोई ऑटो कंपैरिजन नहीं है, ये आपको नॉलेज से पता लगेगा कौन से पेयर होते हैं कौन से नहीं। इसकी सिंपल सी मिसाल अगर मैं दूं ना आपको, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है, मिसाल समझने के लिए, लॉजिक समझने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, है ना, और एक होती है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, होती है कि नहीं होती? इन दोनों में फर्क पता है आपको? बस वही फर्क पेयर टैग में नाम चेंज है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए क्या करते हो, हाईलाइट करते हो, हाईलाइट किए बगैर कर सकते हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग? नहीं कर सकते। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए हाईलाइट करते हैं? नो। आपने अगर 4 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखा है, आपने कंट्रोल R किया तो चारों लाइनें राइट साइड पर चले जाएंगी, आपने कंट्रोल L किया तो चारों लाइनें, यानी सब ये एग्जांपल है। यानी जो चीजें ये इस तरह की है जिस चीज को हमें बाउंड करना है, वो वाली सारी चीजें, जैसे मैं कहूँ बोल्ड कर दो, अब जब मैं कह रहा हूँ बोल्ड कर दो तो मेरी HTML फाइल तो बहुत बड़ी है, अब मुझे क्या बोल्ड करना है, मुझे उतना हिस्सा बताना पड़ेगा उसको। इसका मतलब है कि अब मुझे खुद ही पता लग गया, मैं कॉमन सेंस से मैं गैस कर सकता हूँ कि जिस चीज को मैं बोल्ड कर रहा हूँ एक्चुअली वो पेयर टैग होगा, क्योंकि अगर वो पेयर नहीं होगा तो पूरी की पूरी वेबसाइट ही बोल्ड हो जाएगी। लास्ट वाली जो आपकी लाइन है ना, वो सेंटेंस रिपीट कर जी मैंने कहा कि इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे इन्होंने कहा ना कि पेयर टैग और नॉन पेयर टैग में फ़र्क क्या होता है, पहचानेंगे कैसे। पहली बात तो ये पहचान नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यूज़र हैं तो इंटेलेक्चुअली आप इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। कैसे? अगर आप कंपेयर करें कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है, सिलेक्शन करके होती है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है, भाई कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या है, मैंने इतना 6 लाइनों का पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कंप्यूटर कोर्सेज, उसका कलर मैंने रेड करना है, सारे का तो नहीं करना। तो जब मैं कहूँगा ना रेड कलर करना है तो आप सबके ध्यान में खुद ही आएगा कि भाई पहले कंप्यूटर कोर्सेज को सिलेक्ट कर लो, ऐसी है। तो क्या उसका एक स्टार्ट भी हो गया, एक एंड भी हो गया ना सिलेक्ट करने से। इसका मतलब क्या हुआ, रेड कलर पूरे पैराग्राफ में तो नहीं आने वाला, क्योंकि आपने उसे हाईलाइट कर दिया। तो आप यही समझ लो कि ये जो पेयर टैग्स हैं इन्हें हमें हाईलाइट करना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक हैं, इससे ज़्यादा आगे इन्होंने नहीं जाना। अब ये आपको पता कैसे लगेगा, जब आपको पेयर की सेंस, टैग्स की सेंस का पता लगेगा ना, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद पता लगता जाएगा कि पेयर क्या हो सकता है। जैसे अभी मैंने बताया हेडिंग्स, हेडिंग 1 से लेकर 6 हेडिंग्स टाइप है, तो लाजमी बात है जब मैं ये कह रहा हूँ हेडिंग 1 लगा दो, तो अब वो हेडिंग 1 इतना बड़ा पेज है आपका, कहाँ लगाना है भाई, पूरे पेज पे तो लगेगा नहीं, हेडिंग पूरे पेज पे तो लग भी नहीं सकता, तो आपके ज़हन में फौरन आएगा कि भाई इसे क्लोज भी करना है। मैं कहूँगा बोल्ड करो तो आप कहोगे हाँ भी पूरी वेबसाइट तो बोल्ड ही करनी ना, कुछ इससे ही करना होगा आपके ज़हन। अब मैं आपसे कहूँगा कि इमेज लगाओ, तो अब आप कहोगे एक इमेज लगाने की कह रहे हैं ना, तो एक इमेज का टैग क्या करेगा, एक से ज़्यादा इमेज तो लगाएगा ही नहीं, उसने इमेज ही एक लगाना है, उसे क्लोज करो या उसे क्लोज नहीं करो। चले अब ये हमने लगा दिया, जरा तस्वीर देखें। आ गई है तस्वीर, वही तस्वीर आ गई, देखें ऊपर कितनी बड़ी छोटी सी थी, नीचे आई तो बड़ी हो गई। ये उसका एक्चुअल साइज है, मैं कह ये उसका एक्चुअल साइज है, उसको छोटा ऊपर किया हुआ था शॉर्टकट आइकन में, वो जो हमने एट्रीब्यूट यूज किया था ना उसकी वजह से वो छोटी नजर आ रही थी। चलें अब अभी मैंने इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट यूज नहीं किया सिवाय इसके कि मैंने इमेज का एट्रीब्यूट यूज किया। सर देखिए इस वक्त मैंने IMG में कौन सा एट्रीब्यूट किया है कि भाई तस्वीर कौन सी होगी ये बताया, और इसको मैंने क्लोज भी नहीं किया, क्योंकि भाई एक IMG ने एक ही तस्वीर लगानी है, मुझे क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैं
कुछ क्लोज नहीं करूंगा तो हर लाइन में खुद ब खुद ही तस्वीर आनी शुरू हो जाएगी। तो एक इमेज के टैग ने एक ही तस्वीर लगा दी, इसलिए इसे क्लोज करने की जरूरत ही नहीं मुझे। अब आपको खुद से कॉमन सेंस से खुद ही टैग पढ़ोगे ना तो उसकी साइंस से आपको समझते जाओगे कि ये क्लोज होने वाला है कि क्लोज नहीं है। लेकिन जो क्लोज होने वाला है उसे हम बोलते हैं पेयर टैग, और जो क्लोज होने वाला नहीं होता उसे बोलते हैं नॉन पेयर। इसकी एक और एग्जांपल देख लो जिसका एसईओ से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये है। एक और टैग मैंने लिख दिया BR, 2 दफा लगा दिया। BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं ना, एक लाइन लिखते हैं, एंटर करते हैं तो नीचे वाली लाइन में आ जाते हैं। तो अब ये समझ लो, ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंटर करते हैं ना, उसका कोड है, एंटर करने का कोड है। तो मुझे 2 लाइनें चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, ट्वाइस BR कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, 2 लाइनों की स्पेस मिल गई। आपने देखा मैंने इसे क्लोज भी नहीं किया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी पेयर टैग नहीं है भाई। एक BR सिर्फ एक ही लाइन फीड देगा। जब एक BR एक ही लाइन फीड देगा तो मुझे क्लोज करने की क्या जरूरत पड़ी है, ठीक है। ऐसी चीजों को हम ऐसे क्लोज करते हैं, देखें कैसे, ये देख रहे हैं आप। यहां पर किसी ने नहीं पूछा कि यहां पर स्लैश क्यों आ रहा है, हाँ यहां पर स्लैश क्लोज करने के लिए आ रहा है, मगर ये ऑटो क्लोज वाला नहीं था, ये पेयर टैग नहीं है। लेकिन HTML की वैलिडेशन के लिए कि भाई HTML जब कोई रीड कर रहा होगा एप्लीकेशन तो उसको पता मैंने टैग खोला भी हुआ है और क्लोज भी किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं कैसे क्लोज करूंगा, जो मैंने अभी लगाया ऐसे एक स्पेस दिया और ऐसे, यानी जो ऑटो क्लोज टैग्स नहीं होंगे उन्हें मैं इस तरीके से क्लोज कर सकता हूं, और नहीं करूंगा तो भी कोई एरर नहीं आएगा। ओके, हाँ नहीं करें बिल्कुल, हाँ मसला ये मैंने आपको समझाने के लिए सही किया, ठीक है। ये हमने यूज नहीं करना था, इसका मैंने कहा था एसईओ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो सिर्फ लाइन फीड के लिए मैंने लिया है कि भाई ऊपर जहां हेडिंग खत्म हो रही है ना, जरा 2 लाइनों का फासला आ जाए और फिर तस्वीर नजर आए। चेक करें जरा क्या ऐसा होता है, क्या हुआ, गैप आया कि नहीं। सो ये BR का टैग एसईओ का टैग नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मुझे भी लग रहा हो मैं किसी वेबसाइट की एसईओ कर रहा हूं और मुझे लग रहा है एलिमेंट्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो भाई मैं BR लगा दूंगा लाइन गैप के लिए। लेकिन मैंने इसको इस्तेमाल किया है सिर्फ आपको लाइन समझाने के लिए कि जिसको साथ क्लोज करना हो तो हम कैसे करते हैं। अच्छा आप जरा इधर आए, IMG के एट्रीब्यूट्स को अब हम देख रहे हैं। हाँ एसईओ के हवाले से इसका एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एट्रीब्यूट ऑल्ट। जी मैंने क्या किया, आपको पता लग गया ना मैंने क्या किया। आर्ट के अंदर मैंने क्या लिखा है, ये नहीं कहना कि बस कंप्यूटर कॉलेज लिखा है, मुझे भी पता लगता है ये लिखा है। ये क्या है, क्या चीज लिखी है मैंने, कीवर्ड लिखा है, कीवर्ड लिखा है ना मैंने अपना। तो बेसिकली इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैंने आर्ट का इस्तेमाल किया। आर्ट स्टैंड फॉर अल्टरनेट। इसके अंदर जो हम मैसेज दे सकते हैं वो 120 से लेकर 140 140 कैरेक्टर्स का मैसेज है। ये मैसेज क्या है, ये मैसेज क्या है, ये मैसेज आपका कीवर्ड है। यहां पर कीवर्ड क्यों लिख रहे हैं अभी आपको बताता हूं। गूगल का जो क्राउलर है जिसने आपकी वेबसाइट को रैंक करना है, ठीक है ना, उसे हम क्राउलर बोलते हैं। क्राउलर को मैं और एक्सप्लेन करूंगा आगे जाकर। अभी फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि जिसने हमारी वेबसाइट को रैंक करना है ना, गूगल का जो एप्लीकेशन है वो क्राउलर है। अब वो क्राउलर जो है ना, उसको आपकी वेबसाइट के डिजाइन से कुछ लेना देना नहीं है। वो क्राउल करने के लिए क्या देख रहा है, वो आपकी वेबसाइट को क्राउल करने के लिए जो इंफॉर्मेशन ले रहा है ना, वो यहां से ले रहा है। कहां से ले रहा है, कोडिंग से। चाहे वो वर्डप्रेस की वेबसाइट हो, चाहे वो कोडिंग वाली वेबसाइट हो, दोनों की इंफॉर्मेशन उसने यहीं से लेनी है। आपकी वेबसाइट का वो इंटरफेस जो क्लाइंट्स देख रहे हैं, उसकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही, आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है कोडिंग इंफॉर्मेशन से। अब जैसे मेरे को इमेज है, तो अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई अगर इमेज रैंक करवाना है तो बहुत ही अच्छे किस्म के कैमरा से या आईफोन से इमेज ले लो तो ज़्यादा जल्दी रैंक होगा, इसलिए कि इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी। ऐसी है ना, नहीं ये तरीका नहीं है। गूगल को क्वालिटी से कुछ लेना देना, क्वालिटी से लेना देना इतना तो है ना कि भाई
विजिबल हो, पढ़ा जा रहा हो, मगर रैंकिंग का फैक्टर क्वालिटी नहीं है, रैंकिंग के फैक्टर उसकी कोडिंग है। यानी अगर मैंने इमेज को भी रैंक करवाना है तो गूगल इमेज को देख के रैंक नहीं कर रहा, बल्कि उसने इमेज के कोड में जाना है और उसके कोड में जाकर उसने देखना है इसका कीवर्ड कहाँ है, और उसका कीवर्ड उसे कहाँ मिलेगा, आल्ट में मिलेगा या फाइल नेम में मिलेगा। फाइल नेम में भी कीवर्ड होता है ना, कहाँ कीवर्ड होना चाहिए फाइल नेम में, यहाँ पर भी कीवर्ड होना चाहिए। ये अभी मैंने एग्जांपल के लिए फेविकॉन यूज कर लिया ना, एक्चुअली तो ये मेरी प्रोडक्ट होगी जो कीवर्ड बेस्ड होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक बैनर लगाया होगा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज का, तो डिज़ाइन किया होगा, तो इसका मतलब है इस फाइल का क्या नाम रखा होगा मैंने, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज डैशेस के साथ। सबको पता है ना, ये प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। यानी नाम कैसे होगा, बेस्ट लाइक दिस। यहां तक समझ में आ गई बात की। अब जरा इस फाइल को चलाएं दोबारा से। अब क्या होगा, क्या हुआ, क्या सही जवाब क्या है? और इसमें आपने क्या किया मैंने बेसिकली, नेम चेंज कर दिया। उसको भाई वो फाइल ही नहीं मिली। पहले फाइल कौन सी दी थी हमने उसे, फेविकॉन, तो लेकिन अब कोडिंग में फाइल का नाम चेंज हो गया है। तो अब हमें आर्ट का एक सेकंड पर्पस भी पता लग गया आपको। एक पर्पस जो क्राउलर के लिए था ना, वो तो नहीं आप देख सकते, वो तो क्राउलर अपने तौर पर जो भी कर रहा है सो कर रहा है। ये विजिटर्स के लिए है कि अगर किसी वजह से आपकी वेबसाइट नजर नहीं आएगी तो क्या नजर आएगा, नहीं कहां से नजर आएगा, किस हिस्से से नजर आएगा? अगर आपकी वेब आल्ट का मैसेज नजर आएगा। अगर आपका इमेज नजर नहीं आएगा तो क्या नजर आएगा, आल्ट का मैसेज नजर आएगा, क्योंकि आल्ट में लिखा था ना मैंने ये मैसेज बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। भाई ये फाइल का नाम नहीं है, ये ना समझिएगा कि ये फाइल का नाम आ रहा है, ये वो टेक्स्ट आ रहा है जो मैंने आल्ट में लिखा है जाकर, ठीक है। चलो जी इस पर आए जी, चेंज हो गया मैसेज। तो ये कौन सा मैसेज आ रहा है, आल्ट में। अब हमें ये भी पता लग गया कि मैंने आपको आल्ट के दो पर्पस एट द सेम टाइम बताए। पहला काम क्या है उसका, क्राउलर को इन्फॉर्म करना कि इनका कीवर्ड कौन सा है। वो तो तब होगा ना जब मेरी वेबसाइट लाइव होगी, तभी उसको रैंक करेगा। दूसरा पर्पस क्या है कि अगर किसी वजह से आपकी वेबसाइट नहीं खुलती, मिसाल के तौर पर मेरा ही इंटरनेट स्लो है, आप अक्सर ऐसे देखते हैं ना वेबसाइट खोलते हैं तो नहीं खुलती, एट द एंड क्या होता है, एट द एंड इसी तरह का एक छोटा सा आइकन आता है और उसके साथ जितनी भी तस्वीरें होती हैं सबके साथ कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो वो कहां से आता है, आर्ट से। इससे हमें कोई फायदा नहीं है, इसका हमें कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये है दो काम, पर्पस दो है, लेकिन यूजर को इसका कोई फायदा नहीं है ना। मतलब यूजर को अगर तस्वीर नजर नहीं आ रही तो यूजर को तो इसका कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली जो इसका पर्पस है वो किसके लिए है, क्राउलर के लिए है, कि क्राउलर को उसने इन्फॉर्म करना है कि भाई ये जो तस्वीर है आपको तो समझ में नहीं आ रही कि हो रही कि ये क्या तस्वीर है, ये तस्वीर क्या मैसेज दे रही है, तो आप आर्ट में से पढ़ लें ये तस्वीर क्या है। तो आर्ट में हमने लिखा हुआ है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, तो अब उसको पता लग गया कि भाई इस तस्वीर को मैंने रैंक करना है तो किस कीवर्ड से करना है, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज से, ठीक है। अब इस मसले को हल कौन करेगा, कौन करेगा, आप करेंगे। कहां पे, यहां मुझे यही यूज करना है ना, मैं कहा मुझे यही यूज करना है। अब क्या करें, डिस्क पर चले जाते हैं। हाँ डिस्क पर आ जाए ना, चले अब बताएं अब क्या करें। भाई मैंने नाम चेंज किया ना तो उधर फेविकॉन भी खराब हो जाएगा आपका, कि नहीं होगा। मैंने कहा कि मैंने नाम चेंज किया तो फेविकॉन भी खराब होगा, ये तो फेविकॉन पे भी तो लगी हुई है।
बताएं ज़रा क्या करें, आपने बताना है। दोबारा से इमेज लेनी पड़ेगी। और बताएं। नहीं लिखना ना वहाँ पे भी कौन नहीं यार, इतना क्या मतलब, ये तो कोई बात नहीं। मैं आपको टेंशन में डाल रहा हूँ, आप कह रहे हो टेंशन में ना डालें हम लोग हैं। भाई मैं नहीं करना चाहता फेविकॉल, मैंने तो कीवर्ड यूज किया वहां पर, मैं तो यूज ही कीवर्ड करना है। मैंने कहा मैंने यूज ही कीवर्ड करना है, अब क्या करें। गूगल पर भी नहीं जाना। क्या ऐड कर लें, कहाँ ऐड करें, इधर कैसे ऐड करूं, मुझे बताओ कैसे करूं, क्या करूं। आपको पता, हाँ ये अब सही जवाब आया ना। क्या जवाब आया, कॉपी कर लें भाई। फेविकॉन तो ऑलरेडी उधर लिंक में यूज हो रहा है ना, तो तस्वीर तो यही चाहिए मुझे, यही तस्वीर चाहिए ना, दोबारा चाहिए ये तस्वीर। तो क्या करूं, इसकी कॉपी करता हूँ और उसका नाम चेंज कर देता हूँ। ये कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं थी, ये एसईओ की बात भी नहीं थी। मैंने कहा ये एसईओ की बात भी नहीं थी, मुश्किल बात भी नहीं थी। क्या कह रहा है भाई, इसको पकड़ो, इसको राइट क्लिक करो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी, माइंड नहीं करना। मेरा सिखाने का ये तरीका है, माइंड नहीं करना, ठीक है। इसलिए करता हूँ कि आप सारे इंगेज हो जाते हैं, और कोई मसला नहीं है, सिर्फ इंगेज करने के लिए यूँ करता हूँ। सारे ज़हीन लोग हो आप, ठीक है, ऐसे नहीं। अब क्या रह गया होने वाला काम। अब इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। अब मैं नाम चेंज करने के लिए भी जो साइंस यूज़ करता होता हूँ ना, वो ये होती है, क्या होती है, राइट क्लिक किया मैंने, देखें इतना कॉन्शियस होकर नाम चेंज करता हूँ कि भाई कोई गलती ना कर बैठूँ। तो F2 किया मैंने, सबको पता है ना F2 किसका शॉर्टकट होता है, रीनेम का शॉर्टकट होता है। विंडो के अंदर F2 कंट्रोल V कर दें, ठीक हो गया। असूली तौर पर अब हमारा मसला रिजॉल्व हो जाना चाहिए। हाँ, अब वहाँ पर तस्वीर दोबारा नजर आनी चाहिए, अगर कोई और मिस्टेक नहीं है तो। देखें जरा, आई है तस्वीर के नहीं आई, आगे ना, समझ आ गई बात की। क्योंकि आपको एक ही तस्वीर बार बार यूज भी तो करनी है भाई। यही तस्वीर लोगों में लगी हुई है, यही तस्वीर ऊपर जाकर फेविकॉन पे भी लगेगी, तो कॉपी तो करनी पड़ेगी ना आपको। एग्जिस्टिंग फाइल बनाई है, एक ही फाइल बनाकर उधर लगाने के लिए एक और फाइल बना ली। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी तीसरी जगह पर चाहिए होगी, मैं उसकी एक और कॉपी ले लूंगा, ठीक है। नाम चेंज करते जाएंगे, बस जो जो मुझे चाहिए। मैं कह जो नाम मुझे चाहिए वो नाम रखा जाऊंगा। और अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो की थी वो बीच में रहनी नहीं चाहिए, असल बात वही थी। क्या थी वो, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अच्छा, अब एक चीज और करने जा रहा हूं मैं, एक और एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूं, इसको हमने कंप्लीट करना है। जरा मैं इसको 2 लाइनों में कर दूं ताकि समझने में आसानी हो जाए। अब एक और एट्रीब्यूट मैं यूज करने जा रहा हूं, एंड दैट इज, मैंने कॉपी कर लिया भाई टाइम सेव करने के लिए कि मुझे इतनी टाइपिंग ना करनी पड़े। जी जी, अब मैंने क्या यूज किया है, टाइटल। अब ये टाइटल वेबसाइट का टाइटल नहीं है, ये टाइटल इमेज का टाइटल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इमेज के ऊपर माउस रखूंगा तो ये नाम लिखा हुआ आएगा, जब मैं इमेज पे माउस रखूंगा। और ये नाम क्या होना चाहिए, ये हमारा कीवर्ड होना चाहिए। ये नाम क्या होना चाहिए, कीवर्ड। इसको भी देखें जरा, वाकई ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ, आ गया ऊपर। फिर मैंने ये देखे मैं क्या कर रहा हूं, बहानों से वो सारी जगह ढूंढ रहा हूं जहां जाकर मैं अपने कीवर्ड को प्रेजेंट करूं कि भाई दूसरे लोगों ने ना किया, मतलब हर उस जगह पे, ताकि मैं ज्यादा अपने कीवर्ड को ले आऊं अपने कॉम्पिटिटर से। मैंने आर्ट में भी यूज कर लिया, मैंने टाइटल में भी यूज कर लिया, मैंने फाइल नेम में भी यूज कर लिया, ऐसे ही है ना, बहुत सारी जगहों पे यूज कर लिया। बस एक आखिरी एट्रीब्यूट है और फिर यहाँ पर हम बात खत्म करते हैं। रैंक करेगी, यही चीज डिफरेंट होगी हमारी वेबसाइट में और हमारे कंपटीटर की वेबसाइट में। ये सारी एडिटिंग मैं फेविकॉन में ही कर रहा हूँ, फेविकॉन प्रैक्टिस में। मैंने नहीं बार बार फाइलें नहीं मैं बना रहा, एक ही फाइल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। मैंने कहा मैं सारे काम देखें, ये ऊपर से देखें ना, ऊपर लिंक लगा हुआ है, उसी में ही काम किया। जो आपने एडिट करवाई थी ना, जहाँ से हमने एडिटिंग शुरू की थी, उसी के आगे मैंने सारा काम शुरू कर दिया।
तो इसलिए नहीं, ये जिस फाइल में मैं काम कर रहा हूँ ये HTML फाइल है, इसके अंदर जो इस फाइलों को मैंने कॉपी किया वो इमेजेस है। वो तो इमेज फाइल थी ना, क्योंकि हमें 2 इमेज चाहिए थे। अब एक फेविकॉन का अलहदा इमेज चाहिए था, बॉडी में अलहदा इमेज चाहिए था, तो भाई कॉपी भी ज़्यादा चाहिए थी ना मुझे इमेजेस की। सो मैंने ये एक एग्जांपल हमने की है। ऐसे आपने नहीं करना कि घर में अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दोनों फाइलें अलहदा पहले से ही पड़ी हुई हैं, फिर तो आपको कॉपी नहीं ना करना है। ऐसे तो नहीं कि मैंने कॉपी की तो आप सब भी कॉपी कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास तो एक ही थी ना। तो मैंने कहा भाई क्यों मैं नेट पे जाके कोड डाउनलोड करके चलाऊँ, मैं उसी को प्रैक्टिस कर लेता हूँ टाइम सेव करने के लिए। लेकिन आपको एक साइंस का पता लग गया कि कैसे मैंने चेंजेस किए हैं सारी अंदर से। जी आगे देखें जरा, आगे क्या प्रॉपर्टी आ गई है। विड्थ इक्वल्स टू 150, बस ये आखिरी चीज हम कर रहे हैं। हाइट इक्वल्स टू, चलो इसको भी हम डबल कोट्स लगा दें। अच्छा अब इसके आगे मैंने नंबर लिखा और कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब है ये पिक्सेल्स हैं। मैंने इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, ये पिक्सेल्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी बाद में चेंज करता हूँ, इसको सेव कर दें और फिर इसको एग्जीक्यूट करें। पहले छोटा हो गया साइज इमेज का, इसलिए यूज करते हैं कि जब हमें कोई एक्सप्रेशन बताना होता है तो उसको डबल कोटेशन में लिखते हैं। देखें पहले क्या है, पहले हम क्या कह रहे हैं, पहले हम कह रहे हैं विड्थ क्या है, एट्रीब्यूट, और 200 क्या है उसका एक्सप्रेशन है। हाइट क्या है, एट्रीब्यूट, और 102 क्या था उसका एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन बताने के लिए हम ये कह रहे हैं। अब जरा आखिर में एक चीज देखें, क्या यहां आया मैं और यहां आकर मैंने कह दिया, अब मैंने दूसरे तरीके से एक्सप्रेशन दिया। पहला एक्सप्रेशन मैंने पिक्सेल्स में दिया था, ये वाला इंप्रेशन मैंने परसेंटेज में दे दिया। तो मैंने कहा भाई इस साइज के मुताबिक इतना % उसका साइज कर दो। अब देखें जरा क्या होता है। ठीक है, यानी मैं चाहूं तो पिक्सेल्स में साइज दूं और मैं चाहूं तो परसेंटेज। इसे 100% करें, पता लगे क्या है परसेंट, किसका परसेंट है, किसका परसेंटेज है भला, स्क्रीन का परसेंटेज, स्क्रीन साइज का परसेंट। कि स्क्रीन साइज का 100% कर दो, स्क्रीन साइज का 50%। देखो पूरी इमेज कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से खत्म कहाँ पे हो रही है, पूरी स्क्रीन ले लिया उसने। तो ये परसेंटेज हम स्क्रीन के हिसाब से कर रहे हैं। जब मैंने स्क्रीन के हिसाब से साइजेस देने होंगे तो मैं परसेंटेज में बता सकता हूँ, जब मैंने पिक्सेल्स में देने होंगे तो पिक्सेल्स में बता सकता हूँ। कोडिंग को कैसे पता लगेगा, अगर मैं कुछ सिर्फ नंबर लिखूंगा तो, अगर मैं सिर्फ नंबर लिखूंगा तो पिक्सेल्स होंगे, अगर नंबर के आगे परसेंटेज का निशान होगा तो वो साइज ऑफ स्क्रीन होगा। ठीक है, चलो आज के लिए काफी है।